Hi everyone, welcome back to our study classes. I hope you all are doing well. So guys, आज हम अपने टॉप 5 MCQ सीरीज में थियरी ऑफ प्रोडक्शन के टॉपिक को कवर करेंगे। थियरी ऑफ प्रोडक्शन के जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, इनसे रिलेटेड MCQs कवर अप करने वाले हैं। एंड आज की डिस्कशन यूजीसी नेट वालों के साथ साथ पीजीटी और अदर स्टेट एग्जामिनेशन जिसमें इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए जी, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एवर स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर जो कोर्सेज आपको प्रोवाइडेड हैं उनके बारे में ब्रीफली आपको बता देते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट के लिए, या फिर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर पीजीटी कॉमर्स की, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज अवेलेबल हैं और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। डिटेल आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर या फिर ऐप पर जाकर। चलिए जी, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को रीड करना है और अपने आंसर्स जो है माइंड में सोच के रखने हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट स्लाइड में हम चेक करेंगे कि आंसर आपका ठीक है या फिर गलत है। केयरफुली आपने क्वेश्चन को रीड करना है और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से ट्रू है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस स्टेट दैट if one factor of production is increased while the others are held constant, the overall returns will eventually diminish. Second statement, the law operates in the short run. Third statement है the law has three distinct phases: increasing, constant and negative. And fourth statement is the law is also known as the law of diminishing returns. ठीक है, तो चार स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको गिवन है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से ट्रू है। जल्दी बताइए क्या आंसर यहाँ पर होने वाला है। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काफी इंपॉर्टेंट लॉ है जिसमें एज्यूम किया जाता है एक फैक्टर वेरिएबल है एंड द अदर फैक्टर्स, यानी कि जो हम लैंड लेके चलते हैं उसे हम फिक्स्ड मान के चलते हैं। ठीक है, तो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अगर हम इंक्रीज करते चले जाएंगे और अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट लेके चलते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जो टोटल रिटर्न है, ओवरऑल रिटर्न जो है वो इवेंचुअली डिमिनिश करना स्टार्ट कर देती है। पहले डिक्रीज करती है, फिर वो हमें नेगेटिव रिटर्न्स देना प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो वो बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन की है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में। देन सेकंड स्टेटमेंट में बोला है द लॉ ऑपरेट्स इन द शॉर्ट रन, ये भी बिल्कुल ठीक है, शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल होता है वो हमारा लॉन्ग रन में ऑपरेट करता है। देन इसमें बोला गया है कि इस लॉ जो है ये हमारा थ्री डिस्टिंक्ट फेजेस में काम करता है, और कौन से थ्री डिस्टिंक्ट फेजेस बताए हैं? इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, नेगेटिव। कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर कोई फेज नहीं होता है हमारा, यहाँ पर आएगा हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, सेकंड फेज होता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, एंड थर्ड फेज होता है हमारा नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। सो थर्ड स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है, गलत है, इनकरेक्ट है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट में बोला है दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो इवेंचुअली जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग बेस्ड है। असर्शन में स्टेटमेंट गिवन है इन लियोंटिव प्रोडक्शन फंक्शन द आइसोक्वांट्स आर राइट एंगल्स, और रीजन में आपको स्टेटमेंट गिवन है इट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन दैट इंप्लाइज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस एज देयर इज नो सब्स्टिट्यूबिलिटी बिटवीन द फैक्टर्स। सो अकॉर्डिंगली आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। सो लियोंटिव प्रोडक्शन फंक्शन का टॉपिक जो है यहाँ पर आपको दिया गया है, उससे रिलेटेड MCQ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग बेस तो है, बट आपको ये नहीं बताना है इसमें कि जो रीजन में स्टेटमेंट गिवन है वो करेक्टली असर्शन की स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं करना। सिंपली आपको ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है या नहीं है, या कौन सी इनकरेक्ट है कौन सी करेक्ट है। सो लियोंटिव प्रोडक्शन फंक्शन को हम फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। इस प्रोडक्शन फंक्शन में बोला जाता है कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो जो है फिक्स प्रोपोर्शन में यूज किए जाते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो सब्स्टिट्यूबिलिटी है इन फैक्टर्स के बीच में वो बिल्कुल भी नहीं है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूबिलिटी बिटवीन द फैक्टर्स, जिसकी वजह से जो आइसोक्वांट है वो हमें राइट एंगल्स का देखने को मिलता है, राइट एंगल देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है हमारी करेक्ट है। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है ऑप्शन ए। देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड। कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, दोनों में नहीं कवर होता है।
लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन नहीं है। दो इनपुट्स हम लेके चलते हैं कॉप डॉगलस प्रोडक्शन में, दैट आर लेबर एंड कैपिटल। लैंड की बात नहीं करते, लेबर और कैपिटल की बात करते हैं। और ये एक्सप्रेशन रहता है हमारा कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में। क्यू यानी कि जो हमारा आउटपुट है इज इक्वल टू ए, ये हमारा मैनेजरियल एफिशिएंसी होता है। ठीक है, एल मीन्स लेबर, सी मीन्स कैपिटल, और एल्फा एंड बीटा जो है हमारे, ये हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, और जो हमारा कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, इट इज बेस्ड ऑन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। राइट जी। और आउटपुट इलास्टिसिटीज जो है विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर्स हम उनको कांस्टेंट लेके चलते हैं। आउटपुट इलास्टिसिटीज यानी कि जो हमारी अल्फा एंड बीटा है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट होते हैं, ये हमारी आउटपुट इलास्टिसिटीज हैं। और ये फॉलो करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर को। होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है विद डिग्री 1। सो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेटमेंट्स हमारी इनकरेक्ट है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सो इवेंचुअली करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इससे रिलेटेड कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर एल्फा और बीटा इक्वल टू 1 है तो वो क्या होता है हमारा, वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है। एल्फा प्लस बीटा अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है, और अगर लेस देन 1 होता है वो तो हमारा क्या होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, वेयर इज द पॉइंट ऑफ चेंज ऑफ ट्रेंड। आपको बताना है कि पॉइंट ऑफ चेंज ऑफ ट्रेंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कौन से पॉइंट पर आता है। सो फर्स्ट ऑप्शन है वेयर टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। सेकेंड ऑप्शन है वेयर टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। ऑप्शन थर्ड है वेयर टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। एंड ऑप्शन फोर इज वेयर टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या आंसर यहाँ पर होने वाला है। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन थ्री डिफरेंट स्टेजेस, थ्री डिफरेंट फेजेस में काम करता है। स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, स्टेज 2 हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, और स्टेज 3 हमारा होता है नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि पॉइंट ऑफ चेंज ऑफ ट्रेंड जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए, इनिशियली जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे, और जब हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करना बंद कर देता है और डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं और पॉइंट ऑफ चेंज ऑफ ट्रेंड भी कहते हैं। उस पॉइंट पे जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, जहां हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, ठीक है, और जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करना शुरू कर देता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ चेंज ऑफ ट्रेंड या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है जी। सो इन ऑप्शंस में से जहां पर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट पे, थर्ड ऑप्शन ये बता रहा है, सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द मार्जिनल एवरेज एंड टोटल प्रोडक्ट कर्व्स encountered by a firm producing in the short run exhibit all of the following relationships except। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट रिलेशनशिप्स दिए गए हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट के बीच में। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो यहाँ पर करेक्ट नहीं है। केयरफुली क्वेश्चन को रीड करिए। उसने कहा है कि इन सब के जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें से कौन सा रिलेशनशिप जो है हमारा एग्जिबिट नहीं होता है शॉर्ट रन में। सो फर्स्ट गिवन है when total product is rising, average and marginal product may be either rising or falling. Option B, when marginal product is negative, total product and average product are falling. Option C, when average product is at a maximum, marginal product equals average product and total product is rising. Option D, when marginal product is at a maximum, average product equals marginal product and total product is falling. ऐसे स्टेटमेंट्स को पढ़ के शायद आपको ना समझ आए, बेटर है कि आप अपने पास डायग्राम बनाइए, उन डायग्राम्स के थ्रू आप रिलेशनशिप्स एग्जिबिट करिए, और कौन सा रिलेशनशिप नहीं आता है, ऑपरेट हो रहा है, वो आप यहाँ पर बताइए। सो ऐसे क्वेश्चन जो रिलेशनशिप्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, मैं हमेशा से कहती हूँ कि उनको डायग्राम्स के थ्रू ही सॉल्व करने की कोशिश करिए, कभी भी गलती होने के चांस नहीं होंगे। सो इस तरीके का डायग्राम हमारा बनता है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के रिलेशनशिप से रिलेटेड। ठीक है जी। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए क्या बोला है, फर्स्ट ऑप्शन में टोटल प्रोडक्ट जब हमारा राइज कर रहा है, यहाँ पर राइज ही कर रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट में भी आइदर राइजिंग और फॉलिंग। तो आप यहाँ पर देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा राइज भी कर रहा है, फॉल भी कर रहा है उस दौरान पे, तो ये ठीक है बिल्कुल हमारा। नेक्स्ट है विद मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव, यहाँ पर आ जाइए, मार्जिनल प्रोडक्ट जब हमारा नेगेटिव है तो टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों ही फॉल कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट भी हमारा फॉल कर रहा है और एवरेज प्रोडक्ट भी हमारा फॉल कर रहा है इस दौरान। नेक्स्ट है व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज एट मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स एवरेज प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट इज राइजिंग। सो एवरेज प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम यहाँ पर, एवरेज प्रोडक्ट हमारा
यहाँ पर मैक्सिमम है, ये वाले पॉइंट पे आप देख रहे हैं पॉइंटर, एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पर मैक्सिमम है। तो यहाँ पर हमारा एमपी एपी के इक्वल होता है और टोटल प्रोडक्ट हमारा स्टिल जो है वो राइज कर रहा है। ठीक है, देन है हमारे पास व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज एट मैक्सिमम, इस आर पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम है। तो आप यहाँ पर देखिए एवरेज प्रोडक्ट इक्वल्स मार्जिनल प्रोडक्ट, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, जब हमारा एपी मैक्सिमम होता है उस केस में हमारा एपी इक्वल्स टू एमपी होता है, यहाँ पर तो नहीं है। और टोटल प्रोडक्ट जो है हमारा यहाँ पर फॉल करे, ऐसा भी नहीं है, टोटल प्रोडक्ट राइज करे। तो डी स्टेटमेंट जो है हमारी एग्जिबिट नहीं हो रही है। बाकी जो रिलेशनशिप्स हमें गिवन है बाकी ऑप्शंस में वो करेक्ट है। सो डी स्टेटमेंट यहाँ पर जो है आपका गलत है। अब आपके लिए यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रिलेटेड। सो क्वेश्चन है विच कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज ये थी हमारी आज की डिस्कशन टॉप 5 एमसीक्यू सीरीज में, जिसमें हमने थियोरी ऑफ प्रोडक्शन का टॉपिक कवर अप किया है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए ऐसे रेगुलर सेशंस के लिए। और इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।